हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपी टीजीटी 2016 का एग्ज़ाम पेपर एंड उसके साथ में उसके आंसर विद द एक्सप्लेनेशंस। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड। थैंक यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन है विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। मतलब कि वर्ड्सवर्थ का कौन सा ऐसा वर्ड्सवर्थ का कौन सा ऐसा क्रिएशन है इन द फॉर्म ऑफ द पोएम जो उसकी ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक कहा जाता है। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स जहाँ पे उन्होंने अपने बारे में पोएम के जरिए लोगों को बताया है। ठीक है, तो उसका आंसर है द प्रिल्यूड। सो द प्रिल्यूड इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल, ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ द थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। बहुत फेमस लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जहाँ पे उन्होंने टीचर बोला है किसको? नेचर को। लेट द नेचर बी योर टीचर, राइट। तो ये फेमस लाइंस ली गई हैं द टेबल्स टर्न्ड उनकी जो पोएम है उसमें से ये लाइन ली गई है। नाउ एक और क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है अ हाइम इज व्हाट। सो ये क्या होता है? एक ऐसी पोएम होती है जो किसी को हम प्रेज जब करते हैं तो लिखी जाती है, उसको हम हाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पीबी शैली पर है। पीबी शैली ने what according to पीबी शैली is intellectual beauty, राइट। इंटेलेक्चुअल ब्यूटी उन्होंने किसे कहा है? सो उन्होंने इंटेलेक्चुअल ब्यूटी कहा है रीजन पुशिंग अवे इमोशंस। जो रीजंस इमोशंस को पुश करते हैं, यानी कि जब हम जब हम इमोशनल होते हैं तो हमारे इंटेलेक्ट उतना काम नहीं करता, वी कैन नॉट डिसाइड अपॉन द राइट एंड रॉन्ग। पर जब हमारे पास रीजनिंग होती है, व्हेन वी डू थिंक रैशनली, है ना, ऑब्जेक्टिवली, तब हमारे पास क्या होता है? रीजंस होते हैं। तो जब रीजंस इमोशंस को दूर हटा देते हैं तब उसको उन्होंने क्या है? इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, राइट। इंटेलेक्चुअल मीन्स व्हेन वी थिंक विद द हेल्प ऑफ आवर माइंड ओनली, राइट। वी आर नॉट थिंकिंग इरेशनली, हम इमोशनली होके जब नहीं सोच रहे हैं। ऑलराइट, now the next question, the fifth question is which for which profession John Keats had license but never practiced it। मतलब कि कहने का है कि जॉन कीट्स ने ऐसे कौन सी प्रोफेशनल डिग्री ली थी पर उन्होंने उसको कभी प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि वो एक पोएट थे, उन्होंने पोइट्री की है। सो बेसिकली ही वॉज अ फार्मासिस्ट by profession, but he never ever practiced this one. All right, now the sixth question, which of the following book was translated by John Keats। John Keats ने कौन सी बुक को ट्रांसलेट किया है? तो वो बुक है एनीड को उन्होंने ट्रांसलेट किया है। ए आंसर इज करेक्ट। ऑलराइट, सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट कॉज्ड जॉन कीट्स डेथ। काफ़ी फेमस है, आपको पता भी होगा जॉन कीट्स की डेथ किससे हुई थी। तो उसका आंसर है ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। हु कॉल्ड द वेस्टलैंड अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज। किसने द वेस्टलैंड वेरी फेमस पोएम को अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज कहा है? So the person who said the wasteland as the music of idea is I.A. Richards। So I.A. Richards वो व्यक्ति हैं जिन्होंने द वेस्टलैंड वेरी फेमस वन को उन्होंने म्यूजिक ऑफ आइडियाज कहा है। आंसर है I.A. रिचर्ड। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट मीटर इज अ सोनेट रिटन इन, यानी कि हम सोनेट को किस मीटर में लिखते हैं? सो द आंसर बहुत कॉमन है, आपको पता भी होगा। आइएम्बिक पेंटामीटर एक ऐसा मीटर है जहाँ पर हम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? सोनेट को लिखते हैं। तो आइएम्बिक पेंटामीटर इज द आंसर, राइट। नाउ द टेंथ क्वेश्चन है
हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम, ठीक है, स्प्रंग रिदम किसने इन्वेंट किया था? सो ही इज नन अदर देन हॉपकिंस. हॉपकिंस इज द वन हु हैज इन्वेंटेड द टर्म sprung rhythm. Now 11th question, which of the following plays of Shakespeare has an epilogue? इनमें से शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें एपिलॉग है? तो वो है टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट. वहाँ पे हम सभी जानते हैं एक ऐसा फेमस एपिलॉग है द टेम्पेस्ट में, और इनमें से किसी और बाकी जो ड्रामाज हैं या प्लेज हैं उनमें कहीं पर भी एपिलॉग नहीं दिया गया है. नाउ द 12th क्वेश्चन, और 12th क्वेश्चन है द ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज. सो ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कह सकते हैं उसको, ओडिपस उसको, जहाँ पर एक जो सन है वो अपनी मदर के लिए अट्रैक्टेड फील करता है. तो इसको हम कहते हैं अ सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर इज कॉल्ड एज द ओडिपस कॉम्प्लेक्स, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who called Shelley a beautiful and infatual angel beating in the void his luminous wings in the vain? किसने ऐसा कहा है? Who called Shelley? Shelley को किसने एक beautiful ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain, जिन्होंने अपने in vain मतलब उनका कोई मतलब नहीं है, जो अपने ल्यूमिनस विंग्स जलते हुए अट्रैक्ट करते हुए, है ना, बहुत ल्यूमिनेटेड हैं उनके विंग्स, वो पर वो सब वेन में है. किसने ऐसा कहा है? सो ऐसा कहा गया है मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा. मैथ्यू आर्नल्ड ने, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ याद करने के लिए. उन्होंने, मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है शैली के लिए, अ ब्यूटिफुल एंड इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन. ऑलराइट. Now the 14th question, who said that Shakespeare in his comedies has only heroines and no heroes? So Shakespeare के जितने भी quotes हैं जो उनके बारे में कहा गया है are pretty important. Likewise this, so it's John Ruskin who said that Shakespeare in his comedies only has heroines but no heroes. इसका मतलब है कि उनकी जो कॉमेडीज उन्होंने जितनी भी लिखी हैं उनमें जो प्रोमिनेंट रोल रहा है ना, जो प्रोटैगनिस्ट रही हैं वो हीरोइंस रहे हैं, हीरोज वर द सेकेंडरीज. ओके, सो द जोहन रस्किन इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द 15th क्वेश्चन, व्हिच इज द लाइन दैट these special providence in the fall of a sparrow occurs in which of the plays of Shakespeare? So given answers are Hamlet, Henry IV Part 1, The Tempest and The Twelfth Night. So the correct answer for the same is Hamlet. Hamlet में ये lines आती हैं, these special providence in the fall of a sparrow. Fall of a sparrow. So आप इस line को याद रख सकते हैं. Now the 16th question, and the 16th question is saying the rarer action is in virtue than in vengeance. This line occurs in the Shakespeare's which play? So the answer is Tempest again. ओके, सो जितनी एक तो प्लेज में जितनी भी इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं याद करना. साथ ही साथ में जो शेक्सपियर के बारे में कहा गया है, बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में कहा है, सैमुअल जॉनसन ने कहा, डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, बहुत सारे लोगों ने जो जो उनके बारे में कोटेशंस कही हैं वो भी हमें सबको याद रखनी है. मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी. देन हु सेड कीट्स वॉज अ ग्रीक? जिस तरीके से वो लिखा करते थे, उसके बारे में किसी ने एक कमेंट कहा है कि कीट्स ऐसा लिखते थे जैसे कि ग्रीक के जैसा लिखते थे, यानी कि उनके जो स्टाइल है वो ग्रीक लोगों से मिलती जुलती है. सो लैम्ब ने ऐसा कहा था. लैम्ब ने कीट्स पर कमेंट किया था दैट कीट्स वॉज अ ग्रीक, राइट. Then, which stanza from did Shelley use in his famous poem Ode to the West Wind? बहुत ही famous poem है पीबी शैले का Ode to the West Wind. उसमें उन्होंने which stanza from did Shelley use in his famous poem Ode to the West Wind, right? And the correct answer is C. So rhyme royal नहीं है, ओटावा राइमा नहीं है, but yes the answer is टर्जा राइमा, right? So टर्जा राइमा में उन्होंने अपनी पोएम Ode to the West Wind को
लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है टर्जा राइमा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारे पास में 19th है, द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीट्स पोइट्री इज। कीट्स की जो पोइट्री है अगर आपने पढ़ी है तो आप बता सकते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा क्या है एलिमेंट? सेंसुअसनेस है। कीट्स की जितनी पोइट्री है उसमें सेंसुअसनेस बहुत ज़्यादा मिलती है, सो द आंसर इज सेंसुअसनेस। देन 20th क्वेश्चन, विच ऑगस्टन राइटर्स एपिटैफ read? One who strove with all his might to champion liberty। सो ये भी मतलब काफ़ी बार क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं कि किस राइटर के एपिटैफ पे ये लिखा है, किस राइटर के एपिटैफ पे वो लिखा है। DSSB में भी अभी रिसेंटली एक ऐसा क्वेश्चन आया था एपिटैफ का। सो वन हु स्ट्रॉव विद ऑल हिज माइट टू चैम्पियन लिबर्टी, ऐसा किसके पे लिखा है? ऐसा लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप के एपिटैफ पे। अलेक्जेंडर पोप के एपिटैफ पे लिखा गया है, वन हु स्ट्रोव विद ऑल हिज माइट टू चैम्पियन लिबर्टी। नाउ द नेक्स्ट, द टर्म metaphysical poet was first used by whom? Metaphysical poetry is a type of a poetry, and the first one who actually has coined this term metaphysical poets, जो सबसे पहले जो यूज की थी वो की गई थी डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। सो द डॉक्टर जॉनसन इज द फर्स्ट वन हु यूज्ड द मेटाफिजिकल पोएट्स टर्म। Then anagnorisis is a term used by Aristotle for describing what? So anagnorisis एक ऐसी टर्म है जो एरिस्टोटल ने यूज की है। किस लिए यूज किया है? द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटेगोनिस्ट। सो जो मेन लीड रोल में जो भी प्ले में होता है उसके द्वारा, द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी, व्हेन ही डिस्कवर समथिंग, नॉट डिस्कवर लिटरली मीन्स लाइक खजाना नहीं ढूंढना है, बट व्हेन डिस्कवरीज हैपन इमोशनली और मे बी फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, so that could be sensed as a discovery, right? So literal meaning नहीं यहाँ पे discovery का है। so discover something, that moment of protagonist is termed as anagnorisis। okay, next question, the praise of chimney sweepers is, क्या है? the praise of chimney sweepers is basically is an essay by Charles Lamb। ये एक essay है जो कि चार्ल्स लैम्ब ने लिखा था, the praise of chimney sweepers। okay, 24th, who among the following made the statement? किसने ऐसा स्टेटमेंट कहा है पोइट्री के बारे में? पोइट्री is a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and the poetic beauty। ऐसा किसने कहा है? तो ये लंबा चौड़ा सेंटेंस कहा गया है मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा पोइट्री के बारे में। मैथ्यू आर्नल्ड ने पोइट्री के लिए कहा है पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये लाइफ का ऐसा क्रिटिसिज्म है अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म, ठीक है, बाय द लॉज ऑफ पोइट्रिक ट्रुथ एंड द पोइट्रिक ब्यूटी, राइट? इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स वन। देन 25th, who is known as the master of dramatic monologue? ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर किसे माना जाता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग, मोनो मतलब जहाँ पे सिंगल जो बंदा है वो बोल रहा है, ओके, मोनो है, मोनो मतलब एक होता है, ठीक है। डायलॉग, डाई मतलब दो, इसीलिए डायलॉग मीन जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायलॉग। मोनोलॉग व्हेन अ पर्सन इज ओनली स्पीकिंग, राइट? सो किसको डायलॉग का मास्टर माना जाता है? द आंसर इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज कंसीडर्ड एज द मास्टर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। Now, what is the subtitle of the play Twelfth Night? So, Twelfth Night का subtitle क्या है? So, the subtitle for the Twelfth Night is Or What You Will. So, Or What You Will is the subtitle of Twelfth Night. Now, the question 27th. Tennyson succeeded whom as a poet laureate of England? किसके बाद में टेनिसन को पोएट लॉरिएट बनाया गया था? दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड मेनी अ टाइम्स इन मेनी
TGT PTGT exams of the English literature, and the correct answer is William Wordsworth. After the William Wordsworth, Tennyson was made the poet laureate of England, right? Then Keats' Endymion is dedicated to whom? Keats has dedicated his poem Endymion to whom? And the answer is Thomas Chatterton. Keats dedicated Endymion to Thomas Chatterton. Okay. Now moving to the next question. And the next question, 29th question, is related to again Lake School poets. Which of the following poets does not belong to the Lake poet? So Lake poet इनमें से कौन नहीं है? So कौन नहीं है is quite a simple answer. Keats cannot be considered as, actually is not considered as a lake school. बाकी सारे के सारे जो lake poets हैं, जो थोड़ा नेचर की वो करते थे ना, नेचर वाली पोएम्स लिखते थे, लेक पोएट उनको, जैसे कि कॉलरेज है जो रोमांटिक पोएट्स भी हैं, वर्ड्सवर्थ है, साउदी है, इन तीनों को तो लेक पोएट कहा जाता है, लेक स्कूल से बिलोंग करते हैं, बट कीट्स इज नॉट कंसिडर्ड एज द lake poet. Then the 30th question, Tennyson's poem In Memoriam was written in the memory of whom? It's quite a famous question, as well as the famous poem A.H. Hallam, his friend, his very dear friend, and उनके ही बारे में टेनिसन ने पोएम लिखी थी इन मेमोरियम. बहुत अच्छी पोएम है, पढ़िएगा जरूर. फॉर विच न्यूज़पेपर चार्ल्स डिकन्स रिपोर्टेड पार्लियामेंट्री डिबेट्स? इनमें से ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर है जहाँ पे चार्ल्स डिकन्स ने पार्लियामेंट्री जो भी डिबेट्स हुआ करती थी वो उनको रिपोर्ट करते थे? तो इसका आंसर है मिरर ऑफ पार्लियामेंट. याद करने भी आसान है, पार्लियामेंट डिबेट्स, और न्यूज़पेपर का नाम भी क्या है? मिरर ऑफ पार्लियामेंट. विच वॉज चार्ल्स डिकन्स फर्स्ट नॉवल? चार्ल्स डिकन्स का फर्स्ट नॉवल कौन सा है? सो चार्ल्स डिकन्स का फर्स्ट नॉवल है द पिकविक पेपर्स. The Pickwick Papers is the first novel of Charles Dickens. Then 33rd questions है, which revolution dominates A Tale of Two Cities? A Tale of Two Cities में ऐसा कौन सा revolution हुआ था, whether it's Iranian, French, German और Italian, जो कि dominate उसको करता है, यानी कि उसकी बातें उस पर हावी रहती है हमेशा, उसका कहीं ना कहीं आपको इम्प्रेशन वहाँ देखने को मिलेगा टेल ऑफ टू सिटीज में. देन द आंसर इज फ्रेंच. बी इज द करेक्ट आंसर, राइट. 34th क्वेश्चन, अ वर्स फ्रॉम यूजिंग स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स ईच विद 11 syllables इज नोन एज व्हाट? जहाँ पर 8 लाइन का स्टेंजा है और हर जो ईच लाइन है उसमें कितने सिलेबल्स हैं? उसमें 11 सिलेबल्स हैं. तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ओटावा राइमा. काफ़ी इजी है समझना, क्योंकि ओटावा मतलब ओटावा 8 से रिलेटेड है, 8 से रिलेटेड है. ऑक्टेव आपने सुना होगा, 8 है ना, 8 को सिम्बलाइज करता है. तो ओटावा राइमा इज रिलेटेड टू द 8 लाइन्स, और 8 लाइन्स में कितने सिलेबल्स हैं? इस लाइन में 11 सिलेबल्स हैं. ठीक है. अगला क्वेश्चन है मैरी शैले से. सो मैरी शैलेज फादर वॉज विलियम गॉडविन, अ फेमस. कौन थे उनके फादर? विलियम गॉडविन थे. पर वो किस चीज़ के लिए फेमस थे? ही वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर. स्पिरिचुअल लीडर थे वो. ओके. मैरी शैली के फादर थे विलियम गॉडविन, और वो किस लिए फेमस थे? बीइंग अ स्पिरिचुअल लीडर. व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट इलेजिटिमेट चाइल्ड इन द हार्डीज नॉवल? हार्डी का जो नॉवल है जिसमें एक टेस्ट कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर का जो इलेजिटिमेट यानी कि जो नाजायज बच्चा है उसका नाम क्या था? सो उसका नाम है सोरो. सोरो इज द आंसर फॉर the question number 36. Okay, then let me correct you for the question number 35. 35. The answer for the 35 is philosopher, not a spiritual leader. Okay, so the philosopher was the term can be used for the William Godwin, who is the father of the Mary Shelley, and he
he was being famous for being the philosopher, right? Now the 37th question, what motivates Tess to speak to Angel about her past? तो अभी जिस हमने पहला क्वेश्चन किया है टेस से रिलेटेड ही था, हार्डी का जो नॉवल में कैरेक्टर है, और उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है टेस को क्या मोटिवेट करता है टू स्पीक टू एंजल अबाउट हर पास्ट, एंजल को वो अपने पास्ट में जो बताया गया है उसके लिए उसको क्या मोटिवेट करता है, व्हाट मोटिवेट्स दी टेस। सो 37 का आंसर है सी, व्हेन एडमिट व्हेन एंजल एडमिट्स हिज सिन टू द टेस। सो जब एंजल अपने जो सिन है यानी अपनी जब पापों के बारे में खुद एडमिट करती है तो टेस would actually have felt to speak about her past, because when other person is confessing about his sins to me, so I would also get motivated ना, okay अगर ये मुझे सब कुछ बता पा रही है तो why should not I? So this is how it has happened, right? Now the 30th question is saying that lyrical ballads comprises poems by Wordsworth and whom? It's quite a simple question, I must say, because we all know that the Wordsworth along with Coleridge has written the lyrical ballads, and it actually has started the romantic period, right? सो रोमांटिक पीरियड स्टार्ट किया है 1798 से लेके 1832 तक रोमांटिक पीरियड रहा है, एंड दैट इज कंसिडर्ड द मार्क ऑफ लिरिकल बैलेड्स, composition is considered as the mark of the romantic period. So he is none other than but the Coleridge, who actually has associated with Wordsworth to write the lyrical ballads. Then the 39th question, the town mentioned in the poem Lady of Shalott is by the Tennyson is, जो टेनिसन ने पोएम लिखी है लेडी ऑफ शैलोट, उसमें जो टाउन मेंशन किया गया है वो कौन सा टाउन है? सो द टाउन नेम इज कैमेलॉट. Camelot town is the name being mentioned in the poem Lady of the Shalott written by Tennyson. Now the 40th question, and the 40th question is, what by definition is serious, complete and of a significant magnitude? कौन सा इनमें से एक ऐसी चीज़ है, ऐसा है जिसकी हम डेफिनेशन कह सकते हैं वो सीरियस है, कंप्लीट है अपने आप में, और उसका जो मैग्नीट्यूड है मतलब वो जो फैलाव है वो सिग्निफिकेंट है, मतलब इट एक्चुअली अफेक्ट्स पीपल, इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द पीपल, we get purgated after watching the tragedy. So the answer I've already told you, that is tragedy, right? So not comedy cannot be serious, an epic could actually not be serious, but it does not have the significant magnitude. A drama would also not have the significant magnitude, so the correct answer is tragedy. Now the 41st question, the author of the essay Tradition and the Individual Talent is who? बहुत फेमस इसका ऐसे है, और ये बंदा भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नज़रिए से. द आंसर इज T.S. Eliot. T.S. Eliot written a very famous essay that is considered as the Traditions and the Individual Talent. You must read that. 42nd question है, the Shakespearean play termed as artistic failure by T.S. Eliot is, किसको उन्होंने आर्टिस्टिक फेल्योर कहा है? सो उसका आंसर केवल एक ही है, हेमलेट. हेमलेट को उन्होंने आर्टिस्टिक फेल्योर कहा है, एंड वो इसलिए बहुत सारे रीजंस है. बेसिकली जब हम T.S. Eliot की क्रिटिसिज्म थ्योरी को पढ़ते हैं तब हमें वो समझ में आएगा कि उन्होंने हेमलेट को क्यों एक आर्टिस्टिक फेल्योर कहा है शेक्सपियर का, राइट? Then the middle name of the Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मिडिल नेम क्या है? सो उनका रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट पूरा नाम है, इसीलिए बी वुड बी द करेक्ट आंसर. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इज द करेक्ट आंसर. Which American president invited Robert Lee Frost to recite at his inauguration ceremony? सो अमेरिका के ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी में एक पोएम को बोलने के लिए बुलाया था? रिसाइट मतलब जब हम पोएम को बोलते हैं तो उसको बोलना नहीं कहेंगे, बट इट इज़ नॉट टू स्पीक पोएम बट इट इज़ टू रिसाइट विद फुल इंटोनेशन, करेक्ट स्ट्रेस एंड एवरीथिंग एल्स, राइट? सो कौन थे वो? 44th आंसर इज कैनेडी. सो द कैनेडी इज द
Correct answer. Kennedy was the American president and who has actually invited Robert Frost to recite the poem in his inauguration ceremony, right? Now the 45th question, according to Robert Lee Frost, what is the right place for love? प्यार का प्यार करने के लिए करेक्ट प्लेस क्या है? सो 45th उनके अकॉर्डिंग भाई अर्थ ही है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम प्यार कर सकते हैं, ठीक है। सो 45th का बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द शिप इन द विटमिन्स ओ कैप्टन माय कैप्टन रेफर्स टू व्हाट? द शिप इन द विटमिन्स, विटमिन ने जो लिखा है उनका जो क्रिएशन है, ओ कैप्टन माय कैप्टन, सो वो ओ कैप्टन माय कैप्टन किसको बोल रहे हैं? सो वो ओ कैप्टन माय कैप्टन बोल रहे हैं डेमोक्रेसी को, राइट? Democracy is being considered as the captain by the Whitman in his writing, "O Captain, My Captain." It's a very important question, asked many a times. Which famous novel of William Faulkner was published in 1929? 1929 में विलियम फॉकनर के द्वारा कौन सा फेमस उनका जो नॉवल है वो पब्लिश करवाया गया था? सो द आंसर इज द साउंड एंड द फरी. So the Sound and the Fury is the correct answer. It is being published in 1929 by the William Faulkner. We can also remember the other novels which are Mosquitoes, Soldier's Pay, and The White Rose of Memphis. Then the 48th. When did William Faulkner get the Nobel Prize for Literature? William Faulkner को Nobel Prize कब मिला था लिटरेचर में? And the correct answer is 1949. ठीक है? Whose death does when lilacs last in the dooryard bloomed the commemorate? किसकी death? Whose death does when lilac last in the dooryard bloom the commemorate? किसकी डेथ है ऐसी कही जाती है, किसको कमेमोरेट करते हैं? So the answer for the 49th question is Lincoln's. Lincoln's death is commemorated as Lex last in the dooryard bloomed. Okay. What was Ernest Hemingway's role in the World War First? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अर्नेस्ट हेमिंगवे का रोल क्या था, यानी कि कैसा रोल था उनका? सो बेसिकली ही वॉज एन एम्बुलेंस ड्राइवर. So he was an ambulance driver in the World War First, Ernest Hemingway. Okay. Now moving to the next question. Which novel got Ernest Hemingway the Pulitzer Prize? So Pulitzer Prize उनको किस नॉवल के लिए मिला था? So the correct options आपको, let me show you first the options. So options are the Farewell to Arms, The Old Man and the Sea, Across the River and Into the Seas, The Green Hills of Africa. So उनको जो अवार्ड मिला है, पुलित्जर अवार्ड मिला है, वो मिला है उनको The Old Man and the Sea. इस वाले नॉवल के लिए उनको ये फेमस बहुत प्रेस्टिजियस प्राइज है वो मिला है. इट्स नॉट एन अवार्ड बट द प्राइज. 52nd. Name the author of the essay Naipaul's India and Mine. किसने लिखा है नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन? सो ये फेमस ऐसे लिखा गया है निसिम एजिकल के द्वारा. निसिम एजिकल का ये फेमस ऐसे बड़ा ही फेमस है जहाँ पर उन्होंने नाइपॉल ने जो इंडिया को पोर्ट्रेट किया था और जो वो इंडिया को समझते हैं उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो प्रस्तुत किया है. ठीक है. The next question again is on Nissim Ezekiel. So Nissim Ezekiel belonged to which of the community? So वो किस community को belong करते थे? And that's why he often thought that he is an outsider because he belonged to the Jewish community, right? Jewish community, sorry. So Jewish community को belong करते थे. Which of the following is not a poem by Kamla Das? Kamla Das की इनमें से कौन सी poem नहीं है? Summer in Calcutta, The Dance of the Eunuch, and The Night of the Scorpion, and the Krishna. So we all know that The Night of the Scorpion is not the
पोएम रिटन बाय कमला दास, ये लिखी है निसिम मैजिकल ने, बहुत ही फेमस पोएम है उनकी, सो दैट डेफिनेटली ये नहीं है कमला दास की पोएम। नाउ When did Ernst Hemingway get the Nobel Prize for the Literature? So अभी हमने देखा था 1949 में he got the Pulitzer Award. Now in which year he got the Nobel Prize for the Literature? Right. So 55th question is D. 1954 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। 56th question, what is the major symbols in the Whitman's Songs of Myself? जो विटमन की जो पोएम है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, उसमें बेसिकली कौन कौन से सिम्बल्स को यूज़ किया गया है। सो ग्रास को स्पेसिफिकली उन्होंने एज अ सिंबल ऑफ इमेजरी यूज़ किया है। विच अमेरिकन राइटर वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन विटमन? सो विटमन पे कौन सा अमेरिकन ऐसा राइटर है जिसका इन्फ्लुएंस विटमन पे सबसे ज़्यादा रहा है? एंड द आंसर इज एमर्सन। एमर्सन इज द अमेरिकन पोएट और द राइटर whose influence was greatest on Whitman. The author of My Story is, My Story के author कौन है? So My Story के author हैं कमला दास। कमला दास ने लिखी है अपनी story in the form of My Story, right? She was a very interesting, she actually is a very interesting author or writer. The author of Essays of Elia, ये किसने लिखा है? The author of Essays of एलिया, ये लिखा है चार्ल्स लैम ने, बहुत इसलिए क्योंकि उनका जो पेन नेम था वो एलिया ही था। देन मुल्कराज आनंद किस ईयर में उनकी डेथ हुई थी? सो द आंसर फॉर द 60th क्वेश्चन इज 2004। सो इन 2004 मुल्कराज आनंद demise, he actually demised in the 2004. Which of the 61st question, which of the following is not a work by मुल्क राज आनंद? मुल्क राज आनंद का इनमें से कौन सा काम नहीं है? एंड द आंसर फॉर द 61st क्वेश्चन इज सी, कांतापुरा। कांतापुरा उनका नहीं है। बाकी उसके अलावा अगर हम देखें तो उनके हैं द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, कूली एंड द टू लीव्स एंड अ बर्ड। टू लीव्स एंड अ बर्ड इज अ वेरी फेमस वन। Then 62nd, who wrote the foreword to the Anand's novel Untouchable? मुल्कराज आनंद का जो अनटचेबल नॉवल है, बहुत ही अच्छा नॉवल है, फेमस भी है। उसके लिए फॉरवर्ड, फॉरवर्ड होता है ना जो बुक से पहले लोग, जैसे मैं बुक लिख रही हूँ और मैं किसी नोन को जानती हूँ जो काफ़ी फेमस है, तो मैं उससे अपनी बुक के लिए फॉरवर्ड लिखवा सकती हूँ, तो उस बुक के बारे में थोड़ा कुछ बताए, मेरे बारे में बताए। तो ऐसा किसने लिखा था अनटचेबल के बारे में? ऐसा लिखा था E.M. फॉस्टर ने, ठीक है। The idea that the good are rewarded and the evil punished is termed as what? है ना, जैसी तय करनी वैसी भरनी, या फिर जो अच्छा करता है उसको अच्छा ही मिलता है, जो बुरा करता है वो उसको ज़रूर पनिशमेंट मिलता है। ऐसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं? ऐसी थ्योरी को हम कहते हैं पोएटिक जस्टिस। ऑलराइट, देन 64th, an extended speech in which a character alone expresses his thoughts on stage is called as what? ऐसी एक स्पीच ड्रामा से लिया गया है, प्ले से लिया गया है, जहाँ पर एक जो कैरेक्टर है वो अकेले में ही अपने थॉट्स को ऑन स्टेज बताता है, वो क्या है? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सॉलिलकी, ठीक है। सॉलिलकी और असाइड में डिफरेंस है, उसको देखिएगा, ठीक है। सॉलिलकी जहाँ पे एक जो कैरेक्टर है वो खुद ही अपने आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहा है। असाइड और सॉलिलकी हम सिमिलर समझते हैं, बट थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है। सो ओवर हियर द सॉलिलकी इज द आंसर, राइट। देन द 65th, अ डेक्टाइल इज अ मटेरियल फुट कंसिस्टिंग ऑफ। अब देखिए डेक, डेक मतलब व्हाट? डेक से समझ ही लेंगे आप। डेक, डेक्टाइल इज अ मेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ, कितने होते हैं उसमें? डेक में होती हैं 10 लाइनें, पर उसमें कितने मेट्रिकल फुट होते हैं? तो उसमें होते हैं 3 सिलेबल्स, ठीक है। 3 सिलेबल्स होते हैं, सॉरी। देन ऑटवा राइमा में हमने जैसे पहले देखा था, उसमें कितने थे? 11, कहाँ पे होते हैं? 3, ओके। चलिए, अब है हमारे पास पे एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, सो उसको तो वी आर नॉट गोइंग टू रीड दैट,
बट येस विल गोइंग टू डिस्कस दी कॉमन क्वेश्चंस आउट ऑफ दैट. कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं उसमें से वो देख लेते हैं. जो कॉमन क्वेश्चंस मतलब जो नॉर्मल नॉलेज होते हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड नहीं है. जैसे कि 17th क्वेश्चन है, इम्यून का मतलब क्या होता है. अब देखो कोरोना का पीरियड में तो आपको मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा भाई इम्यूनिटी क्या होती है. बस वही मीनिंग है इम्यून का, है ना. सो इम्यून, इम्यूनिटी, इम्यून मतलब क्या होता है, जो किसी से भी इफेक्ट ना हो सके, नॉट अफेक्टेड बाय अ गिवन इन्फ्लुएंस, है ना. जैसे मुझे कोरोना इन्फ्लुएंस नहीं कर सक रहा है तो आई वुड बी कॉल्ड एज इम्यून टू कोरोना. मुझे वो कोरोना इफेक्ट नहीं कर सकता, हालांकि उसने मुझे किया था. So not affected by a given influence is called as immune. Then the 70th one question, a statement which may contain two or more meanings. एक ऐसा सेंटेंस है ना, जिसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, यानी बहुत सारे उसके मीनिंग निकल सकते हैं. मीनिंग किस पर डिपेंड करेगा, मेरे अपने परसेप्शन पर डिपेंड करेगा. उसको हम कहते हैं एम्बिगुअस. एम्बिगुअस मतलब मैंने एक सेंटेंस बोला, आपने कुछ और समझा, किसी और ने उसे कुछ और समझा, किसी और ने उसे कुछ और समझा, तो उसे एम्बिगुअस कहते हैं, यानी कि एम्बिग्यूटी. ठीक है. A figure of speech wherein a comparison is made between two unlike quantities without the use of word like और edge. ठीक है, जैसे like और edge के बिना जब हम क्या कर रहे हैं, दो चीज़ों के बीच में समानता यानी कि कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अगर हम लाइक और एज लगा रहे हैं बड़ा आसान है, उसे हम सिमिल कहेंगे. ठीक है. बट हम जब लाइक और एज नहीं लगा रहे हैं, उसको हमने मान ही लिया है कि ऐसा ही है, तब उसे हम मेटाफर कहेंगे. राइट. योर फेस इज लाइक मून, दैट इज सिमिल. Your face is moon, that is metaphor. 73rd, a play on words wherein a word is used to convey two meanings at the same time is called as what. ऐसा प्ले ऑन वर्ड्स है ना, जहाँ पे हम शब्दों के साथ खेल रहे हैं, जहाँ पर हम एक ही शब्द से दो तरीके के मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, पन. जहाँ पे हम कहना कुछ चाहते हैं फिर हम कुछ और कह देते हैं, मतलब हमारा जो एक लिटरल मीनिंग है, एक इंटेंशनल मीनिंग है. लिटरल मीनिंग किससे निकल कर आएगा, शब्दों से निकल कर आएगा. इंटेंशनली जो हम कहना चाहते हैं उसके द्वारा. ठीक है. देन 74th, a work that makes fun of another work by imitating some aspects of writer's style is called as what. इसको तो पैरोडी कहते हैं, है ना. पैरोडी आपने आजकल देखा होगा, बहुत फेमस है, जहाँ पे मूवीज़ की पैरोडी बनाते हैं लोग, जहाँ पे उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके कुछ पार्ट्स को ले लेते हैं और फिर उसको भद्दे तरीके से प्रस्तुत करते हैं, और उसको हम पैरोडी कहते हैं. 75th है, अ सीन दैट इंटरप्ट्स द नॉर्मल chronological sequence of events in a story to depict something that happened at an earlier time. उसको क्या कहते हैं, a scene that interrupts the normal chronological order. I'm sorry, what is happening with me, chronological sequence, यानी कि एक chronology में sequence चल रहा है, पर बीच में से कहीं से हम किसी एक सीन को ले आते हैं. जैसे मूवीज में होता है, कुछ प्रेजेंट चल रहा है पर पास से कुछ निकल कर आ गया, तो फ्लैशबैक होता है ना. वो फ्लैशबैक में लोग वापस चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं पीछे से, है ना. अब है हमारे पास वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है. ठीक है, और उनको देख लेते हैं कि करके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को. द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी, एंशियंट सोसाइटी को की स्टडी को कहते हैं एथनोलॉजी. द स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न्स द मैनी, एक ऐसा स्टेट जहाँ पर फ्यू गवर्न्स द मैनी, जहाँ पर कुछ लोग बहुत सारे लोगों को गवर्न करते हैं, तो उसको कहते हैं ओलिगार्की. इसे मोनार्की नहीं कहते. फ्यू नहीं, उसमें तो एक ही करता है. मोनार्की में तो एक ही, मोनो होता है ना, वो एक ही होता है. ओलिगार्कीज को कहते हैं. ठीक है. 78th, द मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज. मेडिकल स्टडी ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, आपने क्रीम के साथ में कई बार ऐड में भी सुना होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा सर्टिफाइड. तो क्रीम कहाँ लगाते हैं, स्किन पे लगाते हैं, तो बस ये वहीं से है. मर्डर ऑफ अ ब्रदर, ब्रदर के मर्डर को हम क्या कहेंगे एक शब्द में, तो उसको कहते हैं फ्रेट्रिसाइड, है ना. देन अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग. अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग. रेसिंग के लिए एक लाइट सेलिंग बोट जो बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं याच. और रेसिंग के लिए होती है ना. रेस मतलब उसमें आपस में कंपटीशन होता है रेसिंग करने के लिए, तो याच उसको कहते हैं.
देन फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, इसमें क्या आएगा? The moon has no water. Its solid crust does respond to the gravitational force of the earth. So आंसर क्या होगा? इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा? सी। आपके लिए इसमें क्या आएगा? ऑल्दो, हम कह रहे हैं जैसे कि, जबकि द मून हैज नो वाटर, ऑल्दो द मून हैज नो वाटर, जबकि मून के पास में कोई पानी नहीं है, इट्स सॉलिड क्रस्ट डज रिस्पॉन्ड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है। देन 82nd क्वेश्चन है, dash 70% alcohol is more effective than the 100% alcohol, है ना? अब ऐसा कब कहा जा सकता है? So it the answer for the 82nd question is B. When used as an antiseptic, 70% alcohol is more effective than the 100% alcohol. Hydrocarbons dash by engine exhaust reacts with nitrogen oxide to form complex toxic gases. इसके साथ में क्या आएगा? इसके साथ में आएगा given off. Hydrocarbons given off by the engine exhaust reacts with nitrogen oxides to form complex toxic gases. 84th. Ozone extremely active chemically and succeed in damaging any vegetation it comes in contact with. ओजोन के हमको जब हम ओजोन की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ओजोन कैसा है? ओजोन इज, बहुत ही सिंपल सा है, ओजोन इज एक्सट्रीमली एक्टिव, है ना? 85th. टेम्परेचर इन्वर्जन ऑफन अकर व्हेन डैश इन द लेट आफ्टरनून. टेम्परेचर इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब उसकी उल्टा पल्टी कब होती है? उसकी होती है जब द अर्थ सरफेस इज कूल्ड. टेम्परेचर इन्वर्जन ऑफन अकर्स व्हेन द अर्थ सरफेस इज कूल्ड इन द लेट आफ्टरनून. अब हमें क्या करना है? अब हमको फिलिंग द ब्लैंक्स हैं अगेन. 86 क्वेश्चन में देखिएगा, जोनाथन इंसिस्टेड ऑन गोइंग आउट. Quite a simple one. This is the diamond ring which the thief, what? क्या आएगा? Stealing, है ना? Which the thief stole. Sorry. This is the diamond ring which the thief स्टोल. मतलब जब हम किसी सेकंड फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टोल आएगा, थर्ड फॉर्म होती तो स्टोलन आ जाता. स्टीलिंग तो तब आएगा जब वो प्रेजेंट में काम चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. ऑल द पीपल्स आर डैश टू द बीच. आर के साथ में तो यहाँ पे डेफिनेटली गोइंग ही आएगा, आर गोइंग. देन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम ड्राइविंग ऑफ द रोड दे पुट अप मोर स्ट्रीट लैम्प्स, है ना? इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर ऑफ, इन ऑर्डर ऑन, इन ऑर्डर फॉर्म. क्या आएगा इसमें? सारे के सारे बड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे, बट डेफिनेटली ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, जनरल भी हम यूज करते हैं. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम ड्राइविंग ऑफ द रोड दे पुट दिस एंड दैट. ओके. देन 19th क्वेश्चन, आई एट अ डैश ऑफ चॉकलेट केक. अब हमने क्या है? डेफिनेटली हमने एक पीस ही खाना है उसका. सो आई एट अ पीस. बी इज द करेक्ट आंसर. Now moving to the 91st question. अब इसमें हमें क्या बताना है? In the following sentences identify that one underlined words or phrase that must be changed in order for the sentences to be correct. So इसमें हमें किसको चेंज करेंगे जिससे कि जो सेंटेंस सही हो जाएगा? So 91st क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या है? After Newton has observed an apple fall to the ground, he formulated law for gravity. अगर आप इसका देखें बी पार्ट, एन एप्पल फॉल. अब ये तो गलत है, हमने ना तो इसके साथ में कोई वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट इसका नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा गलत. ठीक है. बी को अगर हमें सही करना है तब कहीं जाकर ये सेंटेंस सही होगा. इन 1740 जॉन न्यूबेरी वॉज द first publisher to produce books which children really wanted read. अब देखें ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. यहाँ पे क्या आ जाएगा? wanted to read आएगा ना. wanted read क्या होता है? wanted to read. preposition is missing. Then the 93rd question. The name Albert Einstein has become synonymous with his theory of relative in the minds of most scientists and
लेमैन, ठीक है। इन दी माइंड्स नहीं आएगा, इन दी क्या आएगा, माइंड, ओके। देन 94, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट method saving by individuals in recent years has been real estate investment, particularly in private dwellings. So इसका आंसर है फर्स्ट को अगर हमें चेंज करना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ सेविंग आएगा, ठीक है। 95, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ टाइड्स इज द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ द मून। इसका आंसर क्या रहेगा, सी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगेन प्रपोजिशन मिसिंग है। ग्रेविटेशन ऑफ, अट्रैक्शन ऑफ, इसमें अट्रैक्शन टू जो प्रपोजिशन है उसको हमें बदलना पड़ेगा। देन चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच वर्जन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें इसकी करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देखना है। मोहन सेड आई वांट टू विजिट माय फ्रेंड्स दिस वीकेंड। इसका आंसर क्या रहेगा, सही रिपोर्टेड स्पीच इसके लिए कौन सी होगी। सो इसके लिए सही रिपोर्टेड स्पीच रहेगी मोहन सैड दैट हटा भी सकते हैं, दैट लगा भी सकते हैं, इसे अपने ऊपर डिपेंड करना है। सो द बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे, देखिए, मोहन सैड ही वांटेड टू विजिट माई का हिज फ्रेंड्स का है दिस का दैट एंड द वीकेंड। मोहन सैड दैट ही वांटेड टू विजिट हिज फ्रेंड्स दैट वीकेंड, ठीक है। देन जेरी सैड आई एम स्टडीइंग इंग्लिश अ लॉट एट द मोमेंट सॉरी। सो इसका अगेन आंसर क्या आएगा, बी। और बी क्या कहता है, जेरी सैड ही वॉज स्टडीइंग इंग्लिश अ लॉट एट दिस मोमेंट। सो दैट का दिस, देखिए यहाँ पे दिस का दैट करना था, यहाँ पे एट दिस मोमेंट है ना, एट द मोमेंट है तो एट दिस मोमेंट हमने करना होगा। देन दे सैड वी हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। 98 क्वेश्चन, दे सैड वी हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका आंसर रहेगा हमारा see, they said that they had lived there for long time, ओके। थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे कर देनी है, लिव्ड है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा had lived। then he asked me have you finished reading the newspaper, क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसमें हमारा बी आंसर करेक्ट है। he asked me if I had finished reading द न्यूज़पेपर, ठीक है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेम ही सेंटेंस है, पर फर्क कहाँ पे है, अगर आप ए में देखें हैड आई नहीं आएगा, आई हैड आएगा, है ना। सो बस ओनली इन्होंने क्या कर दिया है, उसको वर्ड्स को इंटरचेंज कर दिया। 100th क्वेश्चन, आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock पीटर सेड। पीटर ने कहा आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock पीटर सेड। सो इसका आंसर हमारा आ जाएगा, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। पीटर सेड दैट ही गॉट अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock, ओके। आई का हमने उसको आई का ही किया है। देन नेक्स्ट डायरेक्शन है हमारे लिए 101 से लेके 104 क्वेश्चन तक। फिलिंग द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। he and his brother dash 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 to the same school। he and his brother, या तो go आ सकता था या तो goes आ सकता था, बट क्योंकि हम यहाँ पे दो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा go। then the second question, the 102nd question is don't get off the train till it stops, क्योंकि ट्रेन है सिंगल और इसके लिए हम लगाएंगे वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस। देन दी 103rd क्वेश्चन और उसका है आई डैश 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 इंग्लिश फॉर 6 years नाउ। आई हैव बीन स्टडीइंग, है ना, आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 6 years नाउ, यानी कि अभी भी काम चल रहा है। 104th है, 104th के लिए है I dash dash him for years, so I have been know him for years। I have been known him आएगा, ये ऑप्शन में गलत है यहाँ पे। I have been known him for years, मैं उनको बहुत टाइम से जानता हूँ, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है उसको बताना है। सो यहाँ पे
जो इनकरेक्टली दो आइडेंटिफाई दी करेक्टली स्पेल्ट वर्ड है, तो यहाँ पे एफिशिएंट डेफिनेटली करेक्ट है, ट्रीटमेंट में ए ज़्यादा है ना, ऐसे हमें यहाँ पे ई मिसिंग है, ऐसे देखना है। सो हमारा 106 में कॉन्स्पियस जो है वो करेक्टली स्पेल्ट है। इसमें हमारा जो गारंटी है वो ऐसे लिखा जाता है GUARANDEE। फिर हमारा पैसेंजर है, भाई पैसेंजर कैसे लिखा जाता है, डेफिनेटली पैसेंजर को हम लिखते हैं जैसे कि हमने लिखा है 108 का भी हमारे पास आंसर रहेगा बी, क्योंकि पैसेंजर को लिखते हैं SAPASSENGER। फिर है हमारे पास 109 का आंसर है ट्रिचोरस, इसको ऐसे लिखा जाता है। 110 का आंसर भी है डी, क्लैप्टोमिनिया, इसको ऐसे लिखा जाता है। अब हमें बताना है ईडियम क्या होता है, एंड ईडियम इज व्हाट। सो ईडियम किसे कहते हैं, ईडियम 1111 हमारा क्वेश्चन है और उसका आंसर है सी क्या कह रहा है, ईडियम किसे कहते हैं, अ कॉमनली यूज फ्रेज और एक्सप्रेशन विद अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल ट्रांसलेशन। ठीक है, लिटरली जैसे हम कहते हैं ना ब्रेक द आइस, अब ब्रेक द आइस का मतलब तो क्या है, आपने आइस को फोड़ देना है, उसको ब्रेक कर देना है, नहीं, उसका मतलब होता है जो सोशली हमारे बीच में ऑकवर्डनेस है, या हम लोग आपस में बात नहीं करते हैं, बट फिर जब हम एक कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो उसको कहते हैं ब्रेक द आइस, है ना, जहाँ पे चीज़ें जो हैं जमी हुई हैं, मतलब बातें नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो उसको हम ईडियम कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, इनमें से किस वाले सेंटेंस में इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को जो है दिया गया है। सो हिज इन्वेस्टमेंट फेल्ड एंड ही लॉस्ट द फैमिली नेस्ट एग, है ना, तो फैमिली नेस्ट एग का जो एक्सप्रेशन है उसकी वजह से इसमें क्या आ गया है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आ गया है। देन चूज द एग्जाम्पल ऑफ अ सेंटेंस रिटन इन द एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में इसमें से कौन सा सेंटेंस लिखा गया है। सो एक्टिव वॉइस में से इसमें जो बी है वो लिखा है शी वॉश्ड ड्राइड एंड पुट अवे द न्यू डिशेस, बाकी सारे जो हैं पैसिव वॉइस में लिखे गए हैं। देन 114, इसको हमें बताना है कि पैसिव वॉइस में कौन सा लिखा गया है। सो पैसिव वॉइस में कौन सा लिखा गया है, डी, ऑल ऑफ द अबव, सॉरी, इसमें जो पैसिव वॉइस में वो है सी, द इंक्रीज इन द बैक्टीरिया वाज नोटेड बाय द रिसर्चर। ठीक है, दोनों तो सीधी बातें हैं, और भी तो रिसर्चर नोटेड, बट अगर हम उसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदल रहे हैं तो फिर वहाँ पे वो पैसिव हो जाएगा, इसीलिए 1114 का आंसर सी इज करेक्ट। देन 115, विच स्टेटमेंट इज पंक्चुएटेड करेक्टली, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्टली पंक्चुएटेड है। सो उसका आंसर है सी, द ट्विन एक्सचेंज लुक्स एंड Tess said quietly, if only we had known before dash dash dash। ठीक है, so 115 का C is the correctly punctuated sentence। Then 116, choose the sentence again which is correctly punctuated, then again over here the answer is C, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा और आना चाहिए था, देन ओनली इट वुड हैव बीन करेक्टली पंक्चुएटेड। सो सी का आंसर है, सॉरी 1116 का आंसर है सी, वाई डू फेरी टेल्स ऑलवेज एंड विद द सेंटेंस एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, उसके बाद में है शी ट्रूली एंजॉयड ग्रोइंग हर ओन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, द अंडरलाइंड वर्ड इज इन द सेंटेंस अबव इज व्हाट। सो इसमें अंडरलाइंड है क्या है। सो 117 में बेसिकली उन्होंने हर ओन ऑर्गेनिक वेजिटेबल, शी ट्रूली एंजॉयड और ग्रोइंग हर ओन ऑर्गेनिक वेजिटेशंस और सॉरी वेजिटेबल्स, इसमें जिरंड है। सो इसका आंसर हो गया 117। देन विच ग्रुप शोज ओनली सुपरलेटिव, सुपरलेटिव इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें केवल और केवल सुपरलेटिव डिग्रीज दी गई हैं। सो द बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप देखें तो हेवीएस्ट, मोस्ट रग्ड, स्विफ्टेस्ट एंड क्यूटेस्ट एंड बेस्ट। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 119 में है, इसमें द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वॉज द फनीएस्ट मैन वी हैड एवर सीन, ये करेक्ट आंसर है, मतलब करेक्ट इसमें लिखा गया है। देन choose the option that most closely resemble the meaning of underlined word. The age of a tree can be determined accurately by counting the number of trees rings it has developed.
सो इसमें हमें बताना है कि जो वर्ड है, अंडरलाइंड जो वर्ड है या जो फ्रेज है, उसके लिए हम क्या रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर 120th में जो है एक्यूरेटली जो है काउंटिंग द नंबर्स है, तो काउंटिंग द नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, मेजर्स कह सकते हैं, ठीक है। Then 121 pure alcohol coagulates on contact. So ये जो coagulates है इसके लिए हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पे hardens कह सकते हैं। जो 122 नंबर का क्वेश्चन है, द यूजेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी इन ऑफिसेस आर एक्सटेंसिव, है ना। एक्सटेंसिव को हम क्या कह सकते हैं, जो कि वाइड स्प्रेड है, यानी कि सब जगह उसको यूज किया जाता है। द ग्रीक्स बिलीव्ड दैट द हार्ट वाज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। ग्रीक्स ऐसे कहते थे कि जो हार्ट है दैट इज द सीट ऑफ द इंटेलिजेंस। सो सीट ऑफ के लिए हम क्या लगा सकते हैं, सेंटर, है ना। अब उसको चेयर नहीं कहेंगे, उसका मतलब हमें बताना है ना, उसके लिए हम परफेक्ट वर्ड क्या यूज कर सकते हैं फ्रेज के लिए या वर्ड के लिए। द लिवर इज द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ द ऑर्गन्स इन द बॉडी। अब हमें बताना है 124 में कि जो वर्सेटाइल है उसको हम और क्या कह सकते हैं। तो वर्सेटाइल मतलब होता है रिसोर्सफुल, यानी कि जो बहुत सारी चीज़ें काम करता है, बहुत सारी चीज़ों को टैकल करता है। लीवर जो हमारा है ना, बड़ा काम की चीज़ है। देन लास्ट क्वेश्चन है, बिफोर द 18th सेंचुरी एपिडेमिक्स फ्रॉम अनसैनिटरी कंडीशंस यूज टू वाइप आउट एंटायर टाउन्स, है ना। मतलब जो पुराने समय में, पुराने मतलब 18th सेंचुरी में जो एपिडेमिक्स आया करते थे वो पूरी की पूरी जनता को साफ कर देते थे। ऐसे बहुत सारे आए थे। सो इसमें हमें बताना है जो 125 है उसके लिए उसका आंसर है हमारे पास टर्मिनेट। सो वाइप आउट के लिए हम क्या कह सकते हैं, टर्मिनेट यूज कर सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा खत्म, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी पेपर ऑफ UPTCT 2016। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इट विल डेफिनेटली गोना मोटिवेट मी टू मेक few more videos related to the UPTCT and other literature subjects. Thank you so much.